हेलो स्टूडेंट्स, इनफैलिबल एकेडमी में आपका मोस्ट वेलकम। PYQ 2024 का जो सॉल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया था, उसी के को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि सीबीएसई बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसमें आपको एक असर्शन दिया होगा और उसका एक रीजन होगा, जिसमें आपको ये बताना होगा कि ये असर्शन और रीजन क्या ट्रू है, पहली चीज। दूसरा ये बताना होगा, ये देखना होगा कि क्या ये रीजन इसका एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट करता है इसके रीजन को या नहीं करता है। असर्शन को ये रीजन जो दिया हुआ है, ये इसका एग्जैक्ट रीजन है और नॉट। ठीक है, तो अगर आप इसको दोनों को देख लेते हैं तो इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कॉन्सेप्चुअल बेस्ड आते हैं, आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो नो प्रॉब्लम, आप इसे सॉल्व कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं। 19 क्वेश्चन में बोल रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। ये ट्रू है। ठीक है, अब ट्रू कैसे है? अच्छा, दूसरा क्या ये भी ट्रू है? देखिए, डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। ये तो आपको बिल्कुल ही पता होगा पहले से, क्योंकि आप इसको बहुत लोअर क्लासेस से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड, राइट। एंड सेकंड थिंग, वो कैसे ट्रू है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वो ट्रू कैसे है, देखिए, ये मैंने आपके लिए ये जो क्वेश्चन बोला उसका फिगर मैंने बना दिया है। इसमें एक सर्कल है, इसके एंड पॉइंट है ये दिस इज द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर, ये एंड पॉइंट डायमीटर। तो यही बोलता है द टेंजेंट्स, ये टेंजेंट्स मैंने बना रखी हैं, टू टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर। डायमीटर के एंड पॉइंट पे दो टेंजेंट है। ओके, ये पैरेलल है, ये आपको मालूम होना चाहिए। हाँ, ये पैरेलल होती है। कैसे होती हैं? क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई सर्कल का सेंटर है, उससे आप क्या करते हैं, टेंजेंट के मीटिंग पॉइंट को मिला देते हैं, यानी रेडियस और टेंजेंट का मीटिंग पॉइंट मिला दें, तो ये जो एंगल बनता है दैट इज 90 डिग्री। ओके, ये एक थ्योरम है 9th क्लास की। ओके, इसी तरह से अगर ये 90 डिग्री है तो इसके बारे में क्या ख्याल है? इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट। एंड हेंस इधर भी 90 एंड इट इज ऑल्सो 90 डिग्री, राइट, बिकॉज बोथ आर टेंजेंट्स। ओके, तो अब ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। ये देखिए, अगर अगर मैं इन पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टीज देखूं तो पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी में ये 90 और ये 90 ये कैसे हो गए? ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। इस तरह से ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, दोनों इक्वल हैं। तो इट मींस हेंस ये अगर लाइन ये लाइन सपोज दिस पी एंड दिस इज क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। ये प्रॉपर्टी चाहे आप देख लो, ये प्रॉपर्टी है कि एक ही साइड में जो एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उसका एडिशन 180 होता है। हेंस यहाँ पे है। ओके, तो ये वाला स्टेटमेंट भी हमारा असर्शन ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है, और ये जो आपका रीजन है ये भी ट्रू। लेकिन ये रीजन इसको रिफ्लेक्ट नहीं करता है ना। इसका ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, इसका ये रीजन नहीं है कि टेंजेंट्स पैरेलल होते हैं क्योंकि ये लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो रीजन क्या है? रीजन ये है कि जो सेंटर से अगर आप टेंजेंट के मीटिंग पॉइंट को एक्सटेंड करते हुए मिलाते हैं तो ये 90 डिग्री बनता है, दैट इज द रीजन। नाउ 20th क्वेश्चन says that if the graph of a polynomial touches x-axis at only one point, then polynomial cannot be a quadratic polynomial. Means if you are drawing a graph on a of a polynomial on a Cartesian plane, तो वो x axis को only one point पे टच करे, ठीक है, वन पॉइंट पे, तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। अगर एक पॉइंट पे टच करे तो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, दो पे करे तो भी होगा, और नहीं भी करे तो भी वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो सकता है दिए हुए कंडीशन में। ठीक है, लेकिन दो से ज्यादा उसके पॉइंट पे नहीं टच कर सकता वो। ठीक है, क्योंकि उसकी डिग्री क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसी होती है, क्या होती है? वो होती है डिग्री 2, क्योंकि आप जानते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है। इसके लिए मैंने आपके उसको समझने के लिए मैंने आपके लिए ये 3 बना रखे हैं ऑलरेडी। 3 पॉलिनोमियल लेकर मैंने तीनों केसेस को यहाँ बताया कि जीरो उसके 2 पॉइंट पे क्यों टच करेगा, 1 पॉइंट पे क्यों टच करेगा और टच क्यों नहीं करेगा। इसके समझने के लिए मैंने ये एक्सप्लेनेशन आपको तैयार कर दिया है। देखिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरह का होता है, इसे आप जानते हैं, दैट इज एक्स स्क्वायर की फॉर्म में होता है, और उसके अंदर एक्स वाला टर्म भी हो सकता है और विदाउट एक्स भी हो सकता है। तो आपको उसकी डिग्री 2 होना चाहिए, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो देखिए, मैंने लिखा y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4। दूसरा कंडीशन, दूसरा मैंने एग्जांपल लिया एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, एंड हियर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस दीज थ्री आई हैव टेकन। ओके, उसका मैंने ग्राफ बनाया। ग्राफ कैसे बनता है? ये जो पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है, इसमें आप x की वैल्यू 0, 1, -1 पुट करते जाइए, उससे जो y की वैल्यू निकल के आएगी वो आप रखते जाइए, और फिर उन पॉइंट को x, y 0, 4, 1, -3, -1, -3 इनको यहाँ पे आप डिनोट कीजिए और उसे मिला दीजिए। ठीक है, उसे ज्वाइन कर दीजिए, देन यू फाइंड अ ग्राफ लाइक दिस,
दिस अ पैराबोला। ये जो आपने देख रहे हैं, ये ग्राफ बन के आया, दिस इज दिस वन, ये एक पैराबोला है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो पैराबोला बन के आएगा, सभी में जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा, उसका जो आप ग्राफ बनाएंगे वो पैराबोला शेप में आएगा। इस शेप को हम कहते हैं पैराबोला, यानी इस तरह का शेप या इस तरह का शेप आएगा, दैट इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, ओके। तो अब देखिए, जो फर्स्ट मैंने लिया हुआ, इसके अंदर इसने 2 पॉइंट पे इसको कट किया। जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करेगा एक्स एक्सिस को, वो कहलाएंगे इसके जीरोस। जीरोस तो आप जानते ही हैं, वो एक्स की वैल्यू जिसको हम यहाँ रखें, तो y की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। या ये कहें y अगर मान लो नहीं भी है, सिर्फ ये पॉलिनोमियल दे रखा हुआ है, तो आप कहें कि x की प्लेस पे ऐसी वैल्यू रखी जाए जिसको सॉल्व करने पे ये पूरा इक्वेशन की वैल्यू, इस पूरे इक्वेशन की वैल्यू 0 आ जाए। यानी अगर आप यहाँ पे 2 रखोगे ना, तो 2 का स्क्वायर करोगे, 2 आएगा, 4 आएगा, 4 माइनस 4 0 हो जाएगा। तो देखिए, दिस वन, दिस वन, सी दिस वन, राइट, सी दिस वन। एंड -2 रखोगे तो -2 स्क्वायर, जैसे आपने रखा तो 4 हो गया, फिर से -2 का स्क्वायर, फिर 4 हो गया, 4 माइनस 4 0। तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये दो 2 0 एंड -2 0, यानी x की वैल्यू रखने पर y 0 हो जा रहा है। दैट इज दिस 2 इज 0, दिस -2 इज 0 ऑफ दैट पॉलिनोमियल। वही वाले पॉइंट जो है यहाँ पे, आप 2 0 कहाँ पे आएगा, दिस इज 2 0, 0 2 कहाँ पे आएगा, दिस इज 0 -2, सॉरी -2 0 -2 0 इज दिस। ओके ना, तो यही एक्स एक्सिस पे फाइंड आपको मिल गए। इन्हीं 2 पॉइंट पे जो 0 उसके थे, उसी पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करता है, राइट। इन द सेम वे यहाँ पे कहाँ 0 है, देखिए यहाँ पे 1 रखने पे, जब हम 1 रख रहे हैं, इस 1 को प्लेस कर रहे हैं एक्स के पॉइंट पे, तो 0 आ रहा है। तो ये नहीं है, एक ही पॉइंट पे ऐसा हुआ, तो एक ही पॉइंट पे अगर ऐसा हुआ तो ये एक पॉइंट पे टच करेगा, राइट। अगर कोई एक ही वैल्यू एक्स की ऐसी है जिसको रखने पर ऐसा आ रहा है, तो यहाँ पे टच करेगा, राइट। नाउ केस 1 में और केस 2 दोनों में ही आपने देखा कि यहाँ पे इसके 2 जीरोस थे, तो 2 पॉइंट पे टच हुआ। यहाँ पे इसका एक ही 0 है, तो 1 पॉइंट टच हुआ। यहाँ टच ही नहीं हुआ। केस 3 में देख रहे हैं, केस 3 में एक्स एक्सिस टच ही नहीं हुआ। यहाँ पे इस पॉइंट पे टच हुआ, यहाँ पे इस पॉइंट पे 1 पॉइंट पे टच हुआ, यहाँ पे एक्स एक्सिस को वो टच ही नहीं कर रहा है, दिस वन, राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब आप इसके जीरोस निकालते हो, कैसे निकालते हो भाई जीरोस? जीरोस निकालने का तरीका ये होता है कि आप क्या करो, जो भी आपको दे रखा है उसके फैक्टर कर लो, या उसको आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लो, उसे सॉल्व कर लो। यही तरीके होते हैं। आपने कहा एक्स स्क्वायर माइनस 4 लिखा हुआ है, इसका हमने फैक्टर किया, फैक्टर हमारा आया एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में है ना, तो एक्स प्लस 2 एक्स माइनस 2 ये आ गया, इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब क्योंकि हमें मालूम है कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कि वो वैल्यू जो इसे 0 कर दे, तो आप इक्वल टू इसके 0 रख लो, और 0 रखने के बाद इसे फैक्टराइज करो, तो आप देख लोगे कि x की वैल्यू या तो हम 2 रखेंगे, या तो हम -2 रखेंगे, तो 0 आ जाएगा। यहाँ से आप निकाल सकते हो। इसी तरह से इसको आप कैलकुलेट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को, इसको 0 रख के देखो। जैसे इसको आप 0 रख के देखो, क्योंकि इसकी वैल्यू 0 चाहिए हमको, और वो वैल्यू चाहिए एक्स की जो इसे 0 कर दे, तो आप इसको इक्वल टू में 0 रखाओ, इसके फैक्टर करो। इसके फैक्टर क्या आएंगे, ये भी आपको पता है, ये इसके फैक्टर आएंगे एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर होता है ये। ठीक है, इसके फैक्टर क्या आ गए, ये आ गए। अब यहाँ से x की वैल्यू तो दो दो बार निकलेगी ना, x की वैल्यू एक बार निकलेगी, यानी इसका एक फैक्टर आएगा, लाइक दैट। सपोज ये आप लिखोगे, इसको ऐसे लिखोगे तो ऐसे ना भाई, x माइनस 1, इसको भी लिखोगे x माइनस 1, राइट, इक्वल टू 0। आ तो वैल्यू की रही है x की 2, लेकिन दोनों ही वैल्यू इक्वल है, x इक्वल टू 1 एंड दूसरा वाला ही 1। यहाँ पे दोनों वैल्यू डिस्टिंक्ट थी, डिस्टिंक्ट थी, 2 पॉइंट पे आ गया। यहाँ पे वैल्यू एक ही है, यानी हमारा जो 0 है वो एक ही, मतलब 1 ही है हमारा 0, तो सिंगल 0 है यहाँ पर। ठीक है, यानी इसलिए इसने सिंगल पॉइंट पे यहाँ पे टच किया। इन द सेम वे यहाँ जब आप आते हैं और इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसकी वैल्यू चलो निकाल के देखते हैं हम लोग। इसकी वैल्यू क्या, कैसे निकालेंगे, इसको भी ऐसे करते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये 1 इसको कैसे करेंगे, तो किसको, ये हमारा इस तरह का होता नहीं है कि ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर या ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके फैक्टर कैसे करें भाई, 1 को उधर भेज दो भाई, चलो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 उधर चला गया। ठीक है, -1 जाएगा उधर, ये उधर जाएगा, और आरएचएस में तो -1 हो जाएगा। अब एक्स निकालने के लिए आप क्या करो, रूट लगाओगे, रूट जैसे ही आप लगाओगे तो यहाँ आ जाएगा -1, तो x की वैल्यू आएगी √-1। अब ये जो वैल्यू होती है, ये होती है अनरियल, अनरियल, यानी हम इसे प्लॉट नहीं कर सकते कहीं पे, क्योंकि -1 एग्जिस्ट नहीं करता। ये आएगा तो रूट के अंदर,
लेकिन -1 को सॉल्व करके कि डेसिमल में कुछ आ जाए या कुछ भी आ जाए, भई 1 का रूट ऐसे आप +1 लोगे उसका रूट तो निकल सकता है, +1 का रूट 1 ही होगा। लेकिन -1 को क्या लें? क्योंकि 1 का स्क्वायर करोगे आप +1 आएगा, -1 का स्क्वायर करते हो तो भी +1 आता है। किसी भी हाल में -1 का स्क्वायर रूट नहीं निकाला जा सकता, राइट? तो इसका मतलब अनरियल नंबर आने लगते हैं, जिस वजह से ये एक्स को टच ही नहीं करता और इसके हम कहते हैं कि देयर इज़ नो ज़ीरो। देयर इज़ नो ज़ीरो ऑफ दैट पॉलिनोमियल, दिस वन, ठीक है ना? इसके पॉलिनोमियल के ज़ीरो नहीं है। अब आप आ जाओ इसको मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ, जब आप ऐसे लिखते हो किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वल्स टू 0 लिख देते हो तो ये इक्वालिटी की इक्वेशन बन जाती है। ये भी इक्वालिटी की इक्वेशन बन गई और ये भी इक्वालिटी की इक्वेशन बन गई ना? इसमें आप देख रहे हो कि इसमें 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आती है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो डी होता है ना, डी क्या होता था भाई? डी होता था बी स्क्वायर। देखिए मैं बहुत डीपली आपको बता रहा हूँ ताकि आप हमेशा आपको याद रहे। डी क्या होता है? डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, है ना? तो डी स्क्वायर डी बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर होता है, इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी? यहाँ आएगी डी इज ग्रेटर देन 4, सॉरी डी इज ग्रेटर देन 0। तो डी इज ग्रेटर देन 0 का मतलब ये होता था कि अगर डी ग्रेटर देन 0 है, डी इज ग्रेटर देन 0 है, डी इज ग्रेटर देन 0 है, तो होता ये था कि यहाँ पे 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू आएंगे। यहाँ पे क्या होता था इन दिस केस, सेकंड वाले केस में, यहाँ होता था डी इक्वल्स टू 0। अगर डी इक्वल्स टू 0 है, यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac वैल्यू कैलकुलेट की, 0 आई, तो वहां पे 2 इक्वल वैल्यू आती थी, यहाँ डिस्टिंक्ट होती थी। आपने देख भी लिया कि 2 और -2 आ रही है और यहाँ पे इक्वल होती थी। और ये वाले में जो अनरियल आता था उसमें डी क्या होता था? डी होता था लेस देन 0, यानी माइनस माइनस लगता था डी। याद आया? तो डी के क्वेश्चन में जो मैंने बताया, आप रोल ऑफ डी की एक वीडियो है, आप जाके देखेंगे तो उससे आप समझ जाएंगे। तो क्या समझ में आया कि अगर आप इक्वेशन वाइज भी देखोगे तो जहां पे डी 0 के से बड़ा होता है वहां पे 2 पॉइंट पे टच करेगा, जहां डी 0 से कम होता है, 0 के इक्वल होता है, वहां एक ही पॉइंट पे टच करेगा, क्योंकि वहां पे दोनों ही रूट एक से होते हैं, दोनों रूट एक जैसे होते हैं। तो ये समझ लो कि दोनों रूट जो आएंगे तो दो दो वैल्यूज एक्स की, 1 और 1 सेम इक्वल वैल्यूज आ रही है। तो ये समझ लो कि जैसे यहाँ 2 और -2 थे, डिस्टिंक्ट थे, तो यहाँ पे कोइंसाइड कर गए, यहाँ 2 पॉइंट्स थे, यहाँ कोइंसाइड हो गया। और यहाँ पर टच इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, या ये समझ लो कि इसका जो 0 है वो आ जाएगा अनरियल नंबर, इमेजिनरी नंबर आने लगेगा। ओके, अब आते हैं हम लोग अपने इस क्वेश्चन पे। जो इसने बोला, क्या बोला भाई? इसने ये बोला भाई कि हमारा जो पॉलिनोमियल है वो क्या एक पॉइंट पे टच नहीं कर सकता? एक पॉइंट पे अगर टच करेगा तो क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं हो सकता? हो सकता है, या आपने देख लिया कि हो सकता है। वो जो उसकी डिग्री है 2, अगर डिग्री है किसी पॉलिनोमियल की तो वो 2 पॉइंट पे टच कर सकता है, 1 पॉइंट पे भी टच कर सकता है और नहीं भी कर सकता। 3 अगर डिग्री है किसी की तो वो 3 पॉइंट पे टच कर सकता है, 2 पॉइंट पे भी टच कर सकता है, 1 पे भी कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, राइट? 0 पॉइंट पे भी टच कर सकता है, नहीं कर सकता। तो सेकंड वाला हमारा यही है जो मैंने बताया, अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री n। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री n है जो कि मोर देन 1 है, तो कैन हैव एट मोस्ट n जीरोस। यस, हाँ, n डिग्री अगर होती है किसी की, अगर 3 डिग्री है तो मैंने क्या बोला? हाँ, 3 जीरोस उसके हो सकते हैं। मैक्सिमम जीरोस क्या हो सकते हैं? 3 हो सकते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल सही है ये रीजन, ठीक है? रीजन ये वाला कौन सा? ये वाला रीजन बिल्कुल सही है। ओके, तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया हमारा ये डी, assertion is false and assertion is false and reason is true, because रीजन उसने दिया है क्या कि n डिग्री अगर किसी की है तो मोस्ट एट मोस्ट उसके n जीरोस हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और ये वाला फॉल्स हो गया कि कैन नॉट बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ ओनली टचेस 1 पॉइंट। नो, ये हो सकता है पॉलिनोमियल, तो ये रॉन्ग हो गया, राइट? ओके, तो इस क्वेश्चन से आपको समझ में आ गया कि अगर आपको कोई ग्राफ दिया हुआ है लाइक दैट और उसके ऊपर कोई कर्व ऐसे करके क्रॉस कर रहा है एक्स एक्सिस को या इंटरसेक्ट कर रहा है, तो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, उतने उसके जीरोस होंगे, राइट? ये 3 जगह कर रहा है तो इट मींस ये 3 जीरोस के होंगे, ठीक है? तो आप ये ग्राफ देखकर ही बता सकते हैं। एक चीज और कि अगर कोई इक्वेशन या सॉरी कोई पॉलिनोमियल y के फॉर्म में दे रखा हुआ है आपको इन टर्म्स ऑफ y, तो फिर ये कहाँ पे टच करेगा या कहाँ पे होगा? ये टच करेगा वाई एक्सिस को, ठीक है? एक्स के फॉर्म में दिया होगा तो एक्स एक्सिस पर टच करेगा, वाई के फॉर्म में दिया होगा तो वाई एक्सिस पर टच करेगा, ये आप ध्यान रखेंगे। ओके, 2024 का नेक्स्ट सेट का 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस ए एंड बी। ए और बी कोई लाइन सेगमेंट है, ए इज दिस एंड बी इज दिस, दिस इज बी। और उसके आपको उसने कोऑर्डिनेट दे दिए हैं। ए के कोऑर्डिनेट उसने बोल दिए हैं दिस इज 1 एंड 2, एंड बी के कोऑर्डिनेट उसने बोले हैं -1 एंड 1। तो उसको 1:2 में कोई डिवाइड करता है, यानी ये पोर्शन 1 हो गया रेशियो में, ये पोर्शन हो गया 2, राइट? 1:2 में डिवाइड कर देता है। कौन पॉइंट? दिस पॉइंट, -1/5
and 5/3. This point P divides the line segment AB in this ratio. ठीक है, तो अगर कोई डिवाइड करता है कोई पॉइंट इस रेशियो में, तो उसके पॉइंट्स जो होते हैं एक्स और वाई, सपोज ये एक्स और वाई ना दिया होता मुझे, मैं इसको कैसे निकालता, उसका फॉर्मूला ये दे रखा है, देखिए रीजन में। ठीक है, क्या x1 y1 और x2 y2 किसी लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2 दो पॉइंट, उसको क्या है m1 और m2 में कोई लाइन डिवाइड, m1 is to m2 में उसको कोई पॉइंट डिवाइड कर देता, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं ये, x वाला ये होता है, y वाला ये होता है, यानी एब्सिसा ये है, ऑर्डिनेट ये है। ठीक है, तो सपोज करिए कि एक लाइन है और उसको इंटरनली हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं, ये x है और ये y, ये वाला ए वाला हमने माना इसको x1 y1, ये x2 y2। ठीक है, तो उसके फॉर्मूलाज ये होते हैं, आपको पता ही ये होते हैं। ठीक है, m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, यानी m is to n में अगर ये डिवाइड हो रहा है किससे, इस xy पॉइंट की वजह से, तो इस xy के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, अगर हमको ये x1 y1 इन एंडिंग पॉइंट्स के पता है, तो हम ये आराम से निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। इसका मतलब रीजन तो बिल्कुल ट्रू है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन क्या ये इसका रीजन है, बिल्कुल। देखिए इसमें दो पॉइंट दिए हुए हैं और ये दो इसके ये दे रखे हुए हैं, जो इस पॉइंट जो जिस पॉइंट पे डिवाइड होता है, और उसका रेशियो भी दे रखा हुआ है। ठीक है, अब ये आपको चेक करना पड़ेगा कि ये जो उसने कैलकुलेट करके ये दे रखा है -1/3 का, ये सही भी है कि नहीं। रीजन तो बिल्कुल ट्रू है, इसी फॉर्मूले से ये आया होगा, लेकिन ये आया भी सही है कि नहीं, ट्रू है कि नहीं, इसको आपको चेक करना होगा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये है ऐसा कि नहीं। अगर ये दोनों ही ट्रू हैं, तो ये बिल्कुल रीजन, इसका असर्शन का बिल्कुल एग्जैक्ट रीजन है, तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर हो जाएगा ये वाला, दैट इज द आंसर। बोथ assertion and reason are true and reason R is the correct explanation of assertion A। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर ये वाला आप चेक करके देखना, अगर आपको ये सही आता है इस फॉर्मूले से, तो इसका मतलब बिल्कुल करेक्ट, और अगर नहीं आता है सही, ठीक है, दोनों ए फॉल्स है आर ट्रू है, तो फिर आप इसमें से कोई आंसर दोगे। असर्शन ए इज ट्रू, बी तो ये जो रीजन तो बिल्कुल ट्रू ही है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा असर्शन ए इज फॉल्स बट रीजन आर इज ट्रू। राइट, तो इसको आप कैलकुलेट करके खुद देखिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि ऐसा है या नहीं है। ओके, 20th नंबर क्वेश्चन हमसे क्या बोलता है इसका, वो है इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन हिट्स अ बाउंड्री 9 टाइम्स। ओके, 9 टाइम्स वो बाउंड्री लगाता है, दैट इज 9 टाइम्स उसने बाउंड्री लगाई। ठीक है, और कितनी बॉल्स पर, आउट ऑफ 45 बॉल्स में से 9 बॉल्स पे उसने बाउंड्री लगा दी। ठीक है, तो बाउंड्री लगाने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाती है अगर पूछे जाए आपसे, तो आपको बस सर 9/45 कर दो। ठीक है, टोटल आउटकम 45 है हमारे पास, और जो है 9 बॉल्स पे उसने बाउंड्री लगाई है, बाउंड्री लगाने की प्रोबेबिलिटी हो गई 9 9 5 जा 45 1/5 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अच्छा भाई, अगर 1/5 प्रोबेबिलिटी बाउंड्री लगाने की है, तो ना लगाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आप कहते हो कि ना लगाने की प्रोबेबिलिटी और लगाने की प्रोबेबिलिटी जो होती है वो यही होती है, बिल्कुल सही लिखा है इसने। क्या लिखा है इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट दैट इज पीई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग नॉट दैट इवेंट दैट इज समथिंग, तो दोनों को ऐड करके जो आता है 1 ही आता है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में 1/5 से उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई काहे की, बाउंड्री लगाने की, तो नहीं लगाने की क्या होगी भाई, 1 में से माइनस कर दो आप विद दिस इक्वेशन, बाय दिस इक्वेशन, ये इक्वेशन बिल्कुल करेक्ट है, राइट है। तो अगर आप माइनस करोगे तो 5 में से 1 गया, 5 में से 5 1 गया, 4/5 हो गई बाउंड्री, बाउंड्री न लगाने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो हमारा बिल्कुल ट्रू होता है, और यहाँ से जो उसने निकाला, इन अ क्रिकेट मैच अ बैट्समैन 9 टाइम्स क्या करता है, आउट ऑफ 45 बॉल में से बाउंड्री प्ले करता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इज अ गिवन बॉल ही डज नॉट हिट द बाउंड्री। जाहिर सी बात है, डज नॉट हिट बाउंड्री, हमारा 4/5 आया है। आप चाहे ऐसे भी निकाल सकते हो कि 45 बॉल्स में से 9 टाइम्स उसने बाउंड्री लगाई, तो 9 में से आपने 45 को माइनस किया, वो आ गया 36। ठीक है, 36 हमारे आउटकम्स हो गए जिसमें उसने बाउंड्री नहीं प्ले की, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 45, तो 9 4 द 45 9 4 36 एंड 9 5 द 40, तभी 4/5 आएगा। तो इसका मतलब ये वाला जो उसका रीजन है दैट इज करेक्ट, और ये इसका ट्रू एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, यानी ट्रू रीजन है। ओके, तो यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया, हमारा आंसर हो गया ये फर्स्ट वाला, ए वाला आंसर हमारा हो गया। क्या हो गया, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट थिंग। In this set of question paper, 19 says that midpoint of a line segment
midpoint line segment divides the line segment in ratio 1:1. Okay, suppose we have a line, this is a line segment, और ये कहता है कि मिड पॉइंट इसको 1:1 में करता है। बिल्कुल सही है, 1:1 में ही तो करेगा। ये मिड पॉइंट का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्टली जो दो पार्ट में इसको डिवाइड कर देता है। सपोज ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हो तो दो पार्ट में डिवाइड करेगा तो ये 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। तो नाउ 2:2 मीन्स 1:1, राइट? इसका ये रेशियो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा क्या कहता है, रीजन इसका क्या है दिया हुआ, द रेशियो इन विच द पॉइंट दिस divides the line segment joining the points this -4 -5 -2 -3 is 1:2। अच्छा, अभी मैंने इससे पहले जो क्वेश्चन कराया उसमें आपने देखा कि अगर कोई दो पॉइंट्स हैं किसी सेगमेंट के, दो एंड पॉइंट्स हैं दिस एंड दिस, तो इसको अगर कोई पॉइंट यहाँ पे P है और डिवाइड करता है तो उसके लिए m1 x2 वाला फॉर्मूले से आप निकाल लेते हो। क्या निकालते हो? m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ये इस P पॉइंट के x कोऑर्डिनेट हो गए, ठीक है। और y वाले के लिए f के लिए आप क्या करते हो? बस सिंपल x की जगह y कर देते हो। m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 ये करते हो। तो अब जब y निकालोगे इसका, मान लो ये आपको दिया हुआ है -5 4 -2 3 और 1:2 दे रखा हुआ है, तो p आप निकाल सकते हो इसका x y, राइट? तो x y निकालोगे तो कोई ना कोई वैल्यू आएगी। सपोज 3 और 5 आ जाएगी या 2 और 3 आ जाएगी, वॉट कुछ भी आएगी, लेकिन ये तो नहीं आएगी ना -3 ऑफ k। तो इट मीन्स ये रॉन्ग हो गया कि इसमें k की वैल्यू नहीं दी। तो हम उसको प्रूव कैसे करेंगे, बताएंगे कैसे कि हाँ ये पॉइंट सही है जो डिवाइड कर रहा है। तो k की वैल्यू अगर दी होती इसमें और फिर हम इसको कंपेयर करते हैं निकालने के बाद, तो आप देखते हैं कि हाँ ये वैल्यू से मैच कर रही है, इट मीन्स ये जो है रीजन का जो स्टेटमेंट वो करेक्ट है। ठीक है, तो ये रॉन्ग है। असर्शन इसका बिल्कुल सही है लेकिन रीजन रॉन्ग है। और रीजन इसको अगर रीजन रॉन्ग है तो हमारा आंसर हो जाएगा कि असर्शन इज करेक्ट ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। क्लियर? तो ये 19 क्वेश्चन हो गया। 20th क्वेश्चन जो इसका है वो बहुत आसान है। वो क्या है? वो ये है, हालांकि 19 इजी था, कोई मुश्किल नहीं था। सबसे आसान जो मैंने अभी तक कराए सबसे आसान यही दो हैं। देखिए, उसने बोला कि इफ द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 176 सेंटीमीटर। ओके, 176 सेंटीमीटर की सर्कमफ्रेंस है। इसको मैं थोड़ा सा रिमूव कर दूं ताकि आप यहाँ पे देख पाए। ओके, सर्कमफ्रेंस क्या बोला उसने? सर्कमफ्रेंस इज गिवन 176 सेंटीमीटर। तो आप रेडियस कैसे निकालोगे इसकी? आप बोलोगे सर रेडियस के लिए बहुत आसान है, सर्कमफ्रेंस जो होता है वो 2 पाई r होता है। आप ये रख दीजिए, 176 रखिए और r की वैल्यू डिवाइड डिवाइड करके अपना निकाल लीजिए, आ जाएगा। ठीक है, तो वही तो उसने बोला यहाँ पे कि सर्कमफ्रेंस 176 है, रेडियस की 128 है। तो पहले तो आपको यही चेक करना पड़ेगा कि ये सही है कि नहीं सही। सही कैसे करोगे भाई? r निकालोगे इसका, 176 डिवाइड बाई 2 और डिवाइड बाई पाई भी आएगा यहाँ पे, डिवाइड बाई पाई, राइट? ओके, तो क्या हो जाएगा उसके आगे? इसके आगे हो जाएगा इज इक्वल टू 176 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 22 और जो 7 उसका आएगा वो ऊपर आ जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो 11 2 जा 11 1 जा 11, 11 6 जा 2 1 जा 2, 2 8 जा 2 1 जा 2, 2 4 जा कितना आया? 4 7 28 आ गया ना। इट मीन्स इट इज करेक्ट कि 28 आ रहा है। आप चेक करोगे उसको, ये नहीं कि देखने से आपको लग रहा है कि हाँ ठीक है तो हो गया, बस हो गया। नहीं, इसको आपको चेक करना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन के लिए कि हाँ सही है। तो ये असर्शन करेक्ट हो गया। अब असर्शन का जो रीजन है क्या वो करेक्ट है कि नहीं? सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई रेडियस, बिल्कुल सही है ये। और सरकमफ्रेंस के इसी फॉर्मूले से हमने इसकी रेडियस को कैलकुलेट किया। इसका मतलब ये इसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन और रीजन है। ठीक है, कि सरकमफ्रेंस इक्वल टू 2 पाई r, उसी से ये हमने रेडियस को कैलकुलेट किया, राइट? तो इसका मतलब ये हुआ कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू एंड रीजन जो है वो इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ओके, तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा ये। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए, राइट? तो इस तरह से 19 निकाले हो गए। ओके, 19 नंबर क्वेश्चन में इस वाले सेट में आपसे बोलता है कि ABCD इज अ ट्रेपेजियम। मैंने ही बना दिया ABCD ट्रेपेजियम। DC is parallel to AB. This DC is parallel to AB, right? Or E and F are the points. This E and this F are the points on AD and on BC. Okay, such that क्या कि अगर EF को मिला दें तो EF is parallel to this AB. तो क्या ये रेशियोज जो डिवाइड होने के बाद आए हैं, यानी इस EF ने डिवाइड कर दिया इस DA को DE और AE में, तो DE और AE का रेशियो हो गया। इसी तरह से इस तरफ उसने जो डिवीजन आया CF और FB का रेशियो ले लिया, वो इसके इक्वल होते हैं। तो क्या होते हैं ऐसा? तो यस, दिस इज वेरी ट्रू। और ये वाला
रीजन क्या है उसने बताया, रीजन बताया कि कोई ट्रेपेजियम में एनी लाइन पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। ये देखिए ये लाइन है, एनी लाइन दिस इज पैरेलल टू पैरेलल साइड ऑफ इसके और इसके, यानी डीसी और एबी की ये पैरेलल है ना, यस पैरेलल है। तो साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम डिवाइड्स द नॉन पैरेलल लाइन। तो नॉन पैरेलल कौन सी लाइन है, नॉन पैरेलल लाइन जो है, नॉन पैरेलल लाइन ये वाली है, इधर वाली एडी और इधर वाला बीसी, ये नॉन पैरेलल लाइन। तो नॉन पैरेलल लाइन को ये सेम रेशियो में डिवाइड कर देती है, यानी प्रोपोर्शनली डिवाइड कर देती है। बिल्कुल सही है। तो रीजन भी इसका सही है और असर्शन भी सही है, बोथ आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और करेक्ट रीजन ऑफ असर्शन। तो ये पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, राइट। ये होता कैसे है, इसके लिए मैंने सिमिलरिटी की एक वीडियो बना रखी है, आप उसे देख सकते हैं। फिर भी मैं आपको हिंट यहाँ दे देता हूँ ये कैसे हुआ। ये ऐसे हुआ कि अगर आपके पास यहाँ पे एक ट्रेपेजियम आपने ले रखा हुआ है, ये वाला, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हो जाएगा ये। इसमें कुछ नहीं करना होता, ये जो ए बी सी डी आपने ट्रेपेजियम लिया था, दिस ए बी सी एंड दिस इज डी एंड दिस इज ई एंड दिस इज एफ। इसमें सिंपल आप एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दें लाइक दैट। तो आपके पास दो ट्राइंगल आ गए ना भाई, दो ट्राइंगल आ गए, एक ट्राइंगल आ गया आपके पास ए डी सी, ठीक है, ए डी सी, और एक ट्राइंगल आ गया ए बी सी। तो एबीसी में अगर आप आओगे, एबीसी में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, एबीसी में ये जो ट्राइंगल ऊपर वाला आया, इसको मैं ओ मान लेता हूँ, जो सी ओ एफ आया, तो ये वाला ट्राइंगल, ये बड़े एबीसी ट्राइंगल के, यानी सी ओ एफ जो है सिमिलर टू है इसके, सिमिलर है किसके, सी ओ एफ जो सिमिलर है वो है ए बी सी। ट्राइंगल ए बी सी के सिमिलर कौन है, ये क्यों, क्योंकि ये दो पैरेलल लाइन है, ये वाली और ये वाली, तो ये वाला एंगल और ये वाले एंगल बराबर होंगे, करस्पॉन्डेंस है, इसलिए सिमिलर ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ओके, तो अब सिमिलर ट्राइंगल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग होता क्या है, होता ये है कि सी ओ, होता ये है कि ए ओ अपॉन ओ सी, दैट इज दिस लाइन एंड दिस लाइन का रेशियो किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल, बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी, दिस लाइन टू दिस लाइन, राइट। ये होता है किसमें, सिमिलर ट्राइंगल्स में। अच्छा ये हो गया, ओके। तो नाउ इन द सेम वे दूसरे ट्राइंगल में क्या होगा, दूसरे ट्राइंगल में क्या होगा भी, दूसरे ट्राइंगल में भी ऐसे ही हम लोग देखते हैं। देखिए ए ओ, ये ट्राइंगल है ना, कैसा ट्राइंगल, ये जो ए ओ ई लिखा हुआ है, ट्राइंगल ए ओ ई, ये किसके सिमिलर होगा, ये सिमिलर हो जाएगा किसके, ये सिमिलर आपके हो जाएगा ये बड़ा वाला ट्राइंगल, कौन सा, ट्राइंगल ए डी सी के। बट तो इसमें भी यही करेंगे, ये जो इसके पॉइंट्स आ रहे हैं इसको देख लीजिए, ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू, इधर से ए ओ के करस्पॉन्ड ये वाली साइड आएगी ए ई अपॉन, एंड दैट इज ई डी। अब देखिए ए और ओ सी यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ए अपॉन ए सी इसके इक्वल है, ए और अपॉन ओ सी इसके भी इक्वल है, तो हम इसको और इसको आपस में इक्वल रखा सकते हैं, यस बिल्कुल रखा सकते हैं। तो रख दीजिए बी एफ अपॉन एफ सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई डी, हैंस प्रूव्ड, हो गया ना प्रूव्ड। तो आपको ये प्रूव करने को भी आ सकता है आप एक एग्जाम पेपर में कि इसको प्रूव कीजिए कि इसका रेशियो इक्वल होता है। तो आप ट्राइंगल ऑफ सिमिलरिटी, जो सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल्स के जो थ्योरम्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग इसको आप प्रूव कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो ये हो गया आपका 19th नंबर क्वेश्चन। 20th में क्या दिया हुआ भाई, 20 में दिया हुआ है डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ ए जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड। अब जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, और दूसरा दिया हुआ है डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो, नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। नॉन कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल होता है कि अगर हमारे पास कोई पी एक्स, पी एक्स को ऐसे लिखते थे ना आप लोग पॉलिनोमियल, पी एक्स इक्वल्स टू जीरो हो, यानी देर इज नो एक्स, ठीक है, और ना ही इसमें कोई कोएफिशिएंट है, ठीक है, ऑल द कोएफिशिएंट्स आर जीरो, कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है इसमें, और जो विदाउट एक्स टर्म होता है वो भी नहीं है, और सिर्फ जीरो है पी एक्स इक्वल्स टू, तो क्या होगा, तो होगा ये, इसे हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। अच्छा, जीरो पॉलिनोमियल तो उसकी डिग्री क्यों नहीं डिफाइन होती भाई, ये स्टेटमेंट ट्रू है एक्चुअली। तो अगर ट्रू है, कैसे ट्रू है, तो इस पी एक्स को हम लिख सकते हैं, देखिए
क्या लिख सकते हैं भाई? पहले तो आप आइए नॉन जीरो मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल पर। नॉन जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है? वो होता है कि अगर इसके अंदर एक्स वाला टर्म ना हो लेकिन कोई वैल्यू हो इसकी, 2 3 4 5 कांस्टेंट टर्म हो। नॉन जीरो मतलब जीरो ना हो, नॉन जीरो मतलब सिर्फ 2 3 4 5 1 इज 1 -2 -3 वॉट एवर। ये 2 हो गया यहाँ पर, सिर्फ 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, या सिर्फ 3 लिख दूं मैं, पी एक्स इक्वल्स टू 3, तो ये भी एक नॉन जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसकी वैल्यू कांस्टेंट में तो कुछ ना कुछ तो दी हुई है। ठीक है, एक्स का टर्म नहीं है इसमें, और इसमें कांस्टेंट भी नहीं है, सिर्फ जीरो लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा? अब होगा ये इसके अंदर कि इसको हम लिख सकते हैं 2 x⁻⁻⁻। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि x की पावर अगर आप किसी की चीज के ऊपर पावर जीरो लगाते हो तो उसका मतलब होता है 1। ठीक है, तो इसकी डिग्री क्या हुई यहाँ भाई? इसकी डिग्री तो 1 जीरो निकल रही है। इसकी डिग्री क्या निकल रही है? डिग्री इसकी जीरो आ रही है, क्योंकि हम x की पावर जीरो तो लिख सकते हैं ना इसको। यहाँ पे भी आप x की पावर जीरो लगा सकते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल या नॉन जीरो पॉलिनोमियल होते हैं उसकी डिग्री तो आप डिफाइन कर सकते हो। क्या हो सकती है डिग्री? जीरो। ये x की पावर जीरो तो आप लिख ही सकते हो। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? अगर यहाँ पे आप x, यहाँ पे तो आप कुछ भी लिख सकते हो भाई। जीरो में x के साथ तो आप कुछ भी लिख सकते हो। x की पावर 1 लिख दो, 2 लिख दो, 3 लिख दो, 4 लिख दो, क्योंकि जीरो में जब x की पावर 1 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आएगा। जीरो में आप x की पावर जीरो का मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आएगा। जीरो में आप x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करोगे तब भी जीरो आएगा। तो अब 1 2 3 4 5 कितनी डिग्री, कौन सी क्या मानोगे से आप, है कि कौन सी डिग्री ली जाए इसकी, 2 3 4 5 वॉट एवर। इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होती जीरो वाले की। इसकी डिग्री तो आप डिफाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आप कांस्टेंट वैल्यू लिया आपने, पी एक्स इक्वल्स टू सपोज 5 लिया, तो 5 के साथ x की पावर जीरो ही लिख सकते हो, 1 तो नहीं लिख सकते आप। अगर आप 1 लिखोगे तो वो 5x हो जाएगा, 2 लिखोगे 5x स्क्वायर हो जाएगा, तो डिग्री 2 हो जाएगी, तो वहां डिफाइन हो जाएगी। लेकिन अगर सिर्फ 5 लिखा हुआ है तो आप सिर्फ x की पावर जीरो के अलावा कुछ नहीं लिख सकते, तो इसलिए इसकी डिग्री तो क्या हो जाती है? इसकी डिग्री तो जीरो हो जाती है, इसकी जो कांस्टेंट वाला पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ जीरो लिखा हुआ है, जीरो पॉलिनोमियल है, यानी पी एक्स इक्वल्स टू जीरो लिखा हुआ है कहीं पे, तो जीरो पॉलिनोमियल में कोई डिग्री डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जीरो को आप कई तरह से लिख सकते हैं। एक्स की पावर 1 भी लिख सकते हैं और जीरो भी लिख सकते हो, 2 3 4 5 5 6 वॉट एवर, आप कोई भी पावर लगा दो वहां पे जीरो के साथ तो। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री डिफाइन नहीं है। तो यहाँ पर उसने बोला डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, राइट, बिल्कुल करेक्ट है। एंड डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, नॉन जीरो उसको ऐसे लिखना चाहिए था, नॉन जीरो कांस्टेंट को ब्रैकेट में लिखना चाहिए था। नॉन जीरो और कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज जीरो। यस, कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री जो जीरो होती है। अच्छा, दोनों स्टेटमेंट आप देखिए ट्रू है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, यानी इसका रीजन करेक्ट ये नहीं है। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ये वाला, कि बोथ, ये वाला, दिस वन, बी ऑप्शन, both assertion and reason are true but reason R is not correct explanation of assertion A। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये वाले सेट के भी आपने देख लिए, तो 5 सेट के मैंने आपको कंप्लीट करा दी है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आए होंगे। आगे के क्वेश्चन मैं नेक्स्ट सीरीज में शुरू करूंगा। थैंक यू।